नमस्कार। स्पीक काउंट देन जर्नी में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज जो सामग्री है वो हमें 18वीं सदी के लंदन की गलियों में ले जा रही है, एक ऐसे विचारक के दिमाग में झांकने के लिए जिसने समाज, कानून और नैतिकता के बारे में सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं जेरेमी बेंथम की, और हमारे श्रोता ने जो नोट्स और लेख भेजे हैं उनका मकसद साफ है। यूजीसी नेट और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बेंथम के राजनीतिक दर्शन की बुनियाद को समझना। बिल्कुल। तो आज हम बेंथम की कहानी की, आप कह सकते हैं, पहली कड़ी पर गौर करेंगे। ये सिर्फ एक दार्शनिक की जीवनी नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश होगी कि आखिर वो कौन सी बातें थीं जिसने उन्हें उस दौर के सबसे रेडिकल यानी क्रांतिकारी सुधारकों में से एक बना दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सफर शुरू होता है 15 फरवरी 1748 को लंदन में। जेरेमी बेंथम का जन्म एक अमीर वकील परिवार में हुआ, और जैसा कि आपने कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं था। इन्हें चाइल्ड प्रोडिजी या विलक्षण बालक कहा जाता है। विलक्षण बालक, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो मतलब बेंथम के मामले में ये कितना सच था? क्या था ऐसा? आप सोचिए, एक 3 साल का बच्चा लैटिन भाषा की मोटी-मोटी किताबें पढ़ रहा है। 3 साल का? जी। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बेंथम अपने पिता की लाइब्रेरी में दर्शन और इतिहास पढ़ रहे थे। उनके पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थीं, इसीलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज में भेज दिया गया। 12 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड, ये तो अविश्वसनीय है। तो जाहिर है उनके पिता चाहते थे कि वो भी एक बड़े वकील बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की, वकील के तौर पर ट्रेनिंग भी ली, पर उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। क्यों? वजह थी उनका मोहभंग। वो उस समय के अंग्रेजी कानून से, जिसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, उससे नफरत करती थी। नफरत? ये तो काफी कड़ा शब्द है। ऐसा क्या था उस कानून में जिससे उन्हें इतनी चिढ़ थी? उनके लिए वो कानून तर्क पर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, अंधविश्वासों और क्या कहते हैं, जजों के मनमाने फैसलों पर आधारित था। वो इतना जटिल और अस्पष्ट था कि आम आदमी तो दूर, अच्छे अच्छे वकील भी उसमें उलझ जाते थे। बेंथम ने इसे एक बहुत ही मशहूर नाम दिया, डीमन ऑफ चिकेन, यानी धोखे का दानव। धोखे का दानव? हाँ, एक ऐसा दानव जो सिर्फ अमीरों और चालाक वकीलों की जेबें भरता था और आम इंसान को इंसाफ के नाम पर सिर्फ चक्कर कटवाता था। अच्छा, तो यहाँ से उनकी एक सुधारक के तौर पर यात्रा शुरू होती है। वो सिर्फ कानून की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक पूरी तरह से नई व्यवस्था बनाना चाहते थे। एक ऐसी व्यवस्था जो तर्कसंगत हो, वैज्ञानिक हो, और जिसका एक ही मकसद हो, इंसान की भलाई। सही। और इसी मिशन में वो अकेले नहीं थे। वो जेम्स मिल और उनके ज्यादा मशहूर बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों के गुरु बने। 1823 में उन्होंने द वेस्टमिंस्टर रिव्यू नाम की एक पत्रिका शुरू की, जो उन फिलोसॉफिकल रैडिकल्स का अड्डा बन गई जो पूरे ब्रिटिश समाज को बदलना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम उस विचार पे आते हैं जो बेंथम की पहचान है, उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म। उन्हें इसका संस्थापक माना जाता है। ये विचार क्या था और ये उस समय के लिए इतना क्रांतिकारी क्यों था? देखिए, उस समय नैतिकता और कानून की बुनियाद या तो धर्म पर टिकी थी या फिर प्राकृतिक कानून जैसी रहस्यमयी चीजों पर। प्राकृतिक कानून मतलब नेचुरल लॉ? जी, जिसका मतलब था कि कुछ नियम कायदे कुदरत ने बनाए हैं और वो हमेशा से हैं। बेंथम ने कहा, ये सब बकवास है। उन्होंने इन सदियों पुराने विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि कानून और नैतिकता को किसी आसमानी किताब या काल्पनिक सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि एक ठोस, वैज्ञानिक और आप कह सकती हैं अनुभवजन्य आधार पर टिका होना चाहिए। एक ऐसा आधार जिसे हम अपनी जिंदगी में महसूस कर सकें। बिल्कुल, जिससे नाप सकें। और यहीं से उनके उपयोगितावाद का जन्म हुआ। उनका सपना था एक पैनोमियन बनाना। पैनोमियन? ये कैसा शब्द है? ये बेंथम का गढ़ा हुआ शब्द है। इसका मतलब था कानूनों का एक संपूर्ण संग्रह जो पूरी तरह से उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित हो। एक ऐसा कोड ऑफ लॉ जिसमें कोई अस्पष्टता ना हो, कोई विरोधाभास ना हो, और जिसका हर नियम एक ही कसौटी पर खरा उतरे। और वो कसौटी क्या थी? यूटिलिटी या उपयोगिता का आखिर मतलब क्या था बेंथम के लिए? बहुत ही सरल। बेंथम ने अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन की शुरुआत में ही लिखा है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 संप्रभु स्वामियों, दर्द और सुख के शासन में रखा है। दर्द और सुख, पेन
एंड प्लेजर। जी, उनके लिए बस यही दो चीजें असली हैं, बाकी सब कल्पना है। मतलब अच्छा और बुरा, सही और गलत, सब कुछ बस सुख और दुख के पैमाने पर तौला जाएगा। बिल्कुल। उनके अनुसार अच्छा वो है जो सुख को बढ़ाता है और दुख को कम करता है, बुरा वो है जो दुख को बढ़ाता है और सुख को कम करता है, बस। कोई जटिल नैतिक सिद्धांत नहीं, कोई ईश्वरीय आदेश नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ एक सीधा सा सवाल, किसी काम को करने से दुनिया में सुख की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? ये तो सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या ये इंसानी स्वभाव को कुछ ज्यादा ही सरल नहीं बना देता? मतलब क्या हम सिर्फ सुख ढूंढने और दर्द से बचने वाले जानवर हैं? बेंथम के हिसाब से हाँ, और वो इसे कोई बुरी बात नहीं मानती थी। वो इसे एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई मानती थी, जिसे उन्होंने साइकोलॉजिकल ईगोइज्म यानी मनोवैज्ञानिक अहंकार कहा। अच्छा। उनका मानना था कि हर इंसान स्वाभाविक रूप से अपने सुख की तलाश करता है और दर्द से बचता है। ये हमारी प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। तो फिर समाज और सरकार का क्या काम है? अगर हर कोई सिर्फ अपने सुख के पीछे भागेगा तो अराजकता नहीं फैल जाएगी? यहीं पे बेंथम का सबसे मशहूर सिद्धांत आता है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से लड़ना नहीं है, बल्कि इसे एक सही दिशा देना है। कानून और सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें एक व्यक्ति का सुख समाज के सुख के साथ जुड़ जाए, और यहीं से वो अपने दर्शन के मूल सूत्र पर पहुंचते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मैंने ये लाइन कई बार सुनी है। जी हाँ, ये बेंथम के दर्शन का मौलिक स्वयं सिद्ध या फंडामेंटल एक्सियम है। उनके शब्द थे, यह अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी है जो सही और गलत का पैमाना है। इसका मतलब है कि कोई भी कानून, कोई भी सरकारी नीति वो तभी सही है जब वो समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी पैदा करे। एकदम सही। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार एक नया हाईवे बनाना चाहती है। इसके लिए 100 लोगों की जमीन लेनी पड़ेगी, जिससे उन्हें दुख होगा, लेकिन उस हाईवे से 10 लाख लोगों को फायदा होगा, उनका समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो बेंथम के अनुसार ये हाईवे बनाना सही है। उनके सिद्धांत के हिसाब से हाँ, क्योंकि कुल मिलाकर समाज में सुख की मात्रा दुख से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। सरकार का काम किसी एक व्यक्ति की खुशी देखना नहीं है, बल्कि समाज की कुल खुशी, मतलब ओवरऑल वेलबींग का हिसाब लगाना है और उसे बढ़ाना है। लेकिन पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या नजर आ रही है। अगर बहुमत की खुशी के लिए किसी अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को कुचलना पड़े तो? अगर 10 लाख लोगों की खुशी के लिए उन 100 लोगों को बिना मुआवजे के उनकी जमीन से निकाल दिया जाए तो क्या वो भी सही होगा? आपने उपयोगितावाद की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी आलोचना को पकड़ लिया है। अच्छा। इसे टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी बहुमत का अत्याचार कहते हैं। आलोचकों का यही तर्क है कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय की परवाह नहीं करता, ये सिर्फ नतीजों का गणित देखता है। मतलब अगर गणित कहता है कि ज्यादातर लोग खुश हैं तो तरीका सही है। हाँ, सिद्धांत उस तरीके पर सवाल नहीं उठाता जिससे वो खुशी हासिल की गई है। तो क्या बेंथम ने इस आलोचना का कोई जवाब दिया? बेंथम के लिए अधिकार जैसी कोई चीज थी ही नहीं, कम से कम उस रूप में नहीं जैसा हम आज समझते हैं। और ये हमें उनके राजनीतिक दृष्टिकोण के सबसे दिलचस्प पहलू पर लाता है, उनका विज्ञान और तर्क के प्रति जुनून। मतलब वो हर चीज को एक वैज्ञानिक की नजर से देखते थे? बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। उस दौर में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां हो रही थीं और जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जैसे नारे हवा में गूंज रहे थे। और बेंथम को ये बातें पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आए? अरे उन्होंने तो इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कहा। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऊंचे लट्ठों पर खड़ी बकवास। अच्छा। यानी एक ऐसी बेतुकी बात जिसे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा हो। बेंथम का तर्क सीधा था, अधिकार प्रकृति या ईश्वर नहीं देते, अधिकार कानून देता है। अगर कोई अधिकार कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जिसे आप अदालत में जाके मांग नहीं सकती, तो वह अधिकार सिर्फ एक खूबसूरत कल्पना है, हकीकत नहीं। ये तो बहुत ही कठोर और यथार्थवादी नजरिया है। तो उनके हिसाब से कानून को कैसा होना चाहिए था? अगर वो परंपरा और प्राकृतिक कानून दोनों को खारिज कर रहे थे, तो फिर आधार क्या हो? कानून का आधार होना चाहिए था उपयोगिता का सिद्धांत, और इसे लागू करने के लिए उन्होंने कॉमन लॉ को हटाकर
एक संहिताबद्ध कानून मतलब कॉडिफाइड लॉ लाने की वकालत की, एक स्पष्ट लिखित कानून की किताब। जिसे कोई भी आम नागरिक पढ़ और समझ सके। हाँ, ताकि लोगों को पता हो कि नियम क्या हैं और उन्हें तोड़ने का नतीजा क्या होगा। कोई जज अपनी मर्जी से व्याख्या न कर सके, सब कुछ पारदर्शी और निश्चित हो। उन्होंने नैतिकता और कानून को एक विज्ञान बनाने की कोशिश की, और मैंने सुना है कि इस कोशिश में वो एक कदम और आगे बढ़ गए थे। उन्होंने सुख दुख को नापने का एक फॉर्मूला भी बना दिया था। हाँ, और ये उनके सोचने के तरीके का सबसे अनोखा उदाहरण है। उन्होंने एक प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा जिसे फिलोसोफिक कैलकुलस या हैप्पीनेस कैलकुलस कहते हैं। एक मिनट, आप कह रही हैं कि उन्होंने खुशी को नापने के लिए एक गणितीय फॉर्मूला बनाया? ये कैसे मुमकिन है? व्यवहार में ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये उनके इरादे को दिखाता है। उन्होंने 7 पैमाने या मानदंड दिए, जैसे पहला तीव्रता, इंटेंसिटी, यानी सुख या दुख कितना गहरा है। ठीक है। दूसरा अवधि, ड्यूरेशन, ये कितनी देर तक चलेगा। तीसरा निश्चितता, सर्टेनिटी, इसके होने की कितनी गारंटी है। फिर निकटता, यानी ये कितनी जल्दी मिलेगा। उर्वरता, मतलब क्या इस सुख से भविष्य में और सुख पैदा होंगे। शुद्धता, क्या इस सुख के साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। और सबसे जरूरी विस्तार, यानी एक्सटेंट, इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। ये तो कमाल है। मतलब वो चाहते थे कि एक नेता कोई भी कानून बनाने से पहले इस मॉरल स्प्रेडशीट पर उसका हिसाब लगाए कि इससे समाज में कुल कितनी यूनिट खुशी पैदा होगी। ठीक यही। भले ये कैलकुलस आज हमें अजीब लगे, लेकिन ये बेंथम के दिमाग की कुंजी है। वो राजनीति और नैतिकता को व्यक्तिगत भावनाओं, धार्मिक विश्वासों और अमूर्त सिद्धांतों के दलदल से निकालकर तर्क, गणना और वैज्ञानिक सटीकता की ठोस जमीन पर खड़ा करना चाहते थे। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने जेरेमी बेंथम से मुलाकात की, एक विलक्षण बालक जो अपने समय की कानूनी व्यवस्था से इतना निराश हुआ कि उसने उसे जड़ से बदलने की ठान ली। हमने उनके उस सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार को समझा कि सुख और दुख ही हमारी दुनिया की एकमात्र सच्चाई हैं, और इसी सच्चाई पर नैतिकता और कानून की पूरी इमारत खड़ी होनी चाहिए। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को समाज का अंतिम लक्ष्य बनाया। और ये भी देखा कि कैसे उन्होंने हर चीज को विज्ञान की कसौटी पर कसने की कोशिश की, चाहे वो सदियों पुराने प्राकृतिक अधिकार हों या फिर खुद खुशी का एहसास, जिसे उन्होंने एक कैलकुलस में बांधने का प्रयास किया। लेकिन बेंथम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस नींव है। बिल्कुल। पिछली चर्चा में हमने जेरेमी बेंथम के सबसे बड़े विचार को समझा था, अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। हाँ, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। बिल्कुल, यानी वो काम सही है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुशी पैदा करे। सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि बेंथम इस एक विचार की हथौड़ी से पूरे समाज को बदलने निकले थे, कानून से लेकर जेल तक। हाँ, और हम ये भी जानेंगे कि उनकी ये कोशिश कहाँ तक सफल हुई और कहाँ कह सकते हैं कि बुरी तरह नाकाम हुई। बिल्कुल, सिद्धांत बनाना एक बात है, उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। और बेंथम की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, मतलब एप्लीकेशन से। हाँ, आज हम सिद्धांत से आगे बढ़कर उसके एप्लीकेशन पर गौर करेंगे। हम बेंथम के उस मशहूर और कुछ हद तक बदनाम टूल को समझेंगे जिसे वो फिलोसोफिक कैलकुलस कहते थे। खुशी नापने का पैमाना। हाँ, खुशी नापने का पैमाना। और इस पैमाने से वो कानून और सजा के पूरे सिस्टम को नापना चाहते थे। और यहीं से उनका वो विचार आता है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है, पैनोप्टिकॉन। पैनोप्टिकॉन, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो एफिशिएंसी और कंट्रोल के बीच की महीन रेखा पर चलता है। सही कहा। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनके ही सबसे काबिल छात्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उनके विचारों को चुनौती दी और यूटिलिटेरियनिज्म को एक नई ही दिशा दी। तो चलिए बेंथम की इस वैचारिक यात्रा के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां सिद्धांत असल दुनिया की मुश्किलों से टकराता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल, अगर हर फैसले का मकसद खुशी बढ़ाना है तो हम खुशी को मेजर कैसे करेंगे? ये तो एक भावना है, कोई वजन या लंबाई तो नहीं। सही बात। क्या बेंथम ने इसका कोई फॉर्मूला बना दिया था? फॉर्मूला तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक फ्रेमवर्क जरूर दिया जिसे वो फिलोसोफिक कैलकुलस या हेडोनिक कैलकुलस कहते थे। हेडोनिक कैलकुलस। हाँ, उनका मकसद था नैतिकता को भावनाओं और अंदाजों से निकालकर
तर्क की जमीन पर लाना। उन्होंने कहा कि किसी भी एक्शन से पैदा होने वाले सुख या दुख को हम 7 पैमानों पर तोल सकते हैं। 7 पैमाने, ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये कौन सी 7 पैमाने हैं? तो पहला है इंटेंसिटी, यानी तीव्रता। तीव्रता मतलब सुख या दुख कितना गहरा है। हाँ, कितना गहरा है। एक कप अच्छी कॉफी का सुख और किसी बड़े लक्ष्य को पाने का सुख, दोनों की इंटेंसिटी अलग है। ठीक है। दूसरा है ड्यूरेशन, यानी अवधि। वो खुशी कितनी देर तक टिकेगी, 5 मिनट या 5 साल। ओके। और तीसरा है सर्टेनिटी, यानी निश्चितता। उस सुख के मिलने की संभावना कितनी है। अच्छा, जैसे लॉटरी जीतने की खुशी बहुत इंटेंस हो सकती है, पर उसकी सर्टेनिटी लगभग 0 है। हाँ बिल्कुल। तो मतलब प्लेजर कितना स्ट्रांग है, कितनी देर रहेगा और मिलेगा भी या नहीं, ये तो समझ आता है। हम लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है। मैं अपनी खुशी की इंटेंसिटी को 1 से 10 के स्केल पर कैसे नाप सकती हूँ? ये तो बहुत सब्जेक्टिव है। ये बहुत अहम सवाल है और बेंथम की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक भी यही है। तो क्या बेंथम ने इस पर कुछ कहा? देखिए, बेंथम खुद भी ये मानते थे कि ये कोई सटीक गणितीय टूल नहीं है जिससे आपको 42 जैसा कोई जवाब मिल जाए। अच्छा। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और था। ये नैतिकता को धर्म या परंपरा के चंगुल से निकालकर तर्क और आंकड़ों की दुनिया में लाने की क्रांतिकारी कोशिश थी। मतलब पहली बार कोई कह रहा था कि अच्छा और बुरा क्या है ये हिसाब लगाकर तय किया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये जवाब देने से ज्यादा सही सवाल पूछने का इस तरीका था, एक डेलिब्रेशन टूल था, एक सोचने का ढांचा। ठीक है। चलिए बाकी के 4 पैमाने भी देखते हैं, फिर इसका असली मकसद और साफ हो जाएगा। ओके। चौथा है प्रोपेंक्विटी या प्रॉक्सिमिटी कह सकते हैं, निकटता। मतलब वो सुख या दुख कितनी जल्दी मिलेगा। हाँ, इंसान का स्वभाव है कि वो तत्काल मिलने वाले सुख को ज्यादा तवज्जो देता है। सही बात है। 5वां है फेकुंडिटी, यानी उत्पादकता। क्या उस सुख से भविष्य में और सुख पैदा होंगे? जैसे एक्सरसाइज करने में शायद तत्काल सुख ना हो बल्कि थोड़ा दुख हो, लेकिन उसकी फेक्युंडिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि उससे अच्छी सेहत मिलती है जो भविष्य में अनगिनत सुखों का कारण बनती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। छठा है प्यूरिटी, यानी शुद्धता। शुद्धता। क्या उस सुख के साथ दुख तो नहीं जुड़ा हुआ? ज्यादा शराब पीने में तत्काल सुख है, लेकिन उसके साथ हैंगओवर का दुख भी जुड़ा है, तो उसकी प्यूरिटी कम है। समझ गए। और 7वां? और सबसे जरूरी 7वां, एक्सटेंट, यानी विस्तार। उस सुख या दुख का असर कितने लोगों पर पड़ेगा। और ये 7वां पॉइंट, एक्सटेंट, तो सीधा उनके ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर वाले मूल सिद्धांत से जुड़ जाता है। बिल्कुल। इससे पूरी तस्वीर साफ होती है। ये सिर्फ मेरी या आपकी खुशी की बात नहीं है, ये पूरे समाज की खुशी का हिसाब किताब है। सही कहा। बेंथम का आइडिया था कि एक लॉ मेकर, एक नीति निर्माता, इन 7 पैमानों का इस्तेमाल करके ये तय कर सकता है कि कौन सी पॉलिसी समाज के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। तो ये व्यक्तिगत नैतिकता से ज्यादा एक सामाजिक और कानूनी नैतिकता का टूल था। बिल्कुल। तो इसी कैलकुलस का चश्मा पहनकर बेंथम ने अपने समय के सबसे बड़े सिस्टम कानून को देखा, और जाहिर है जो उन्होंने देखा वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इंग्लिश कॉमन लॉ के बहुत बड़े आलोचक थे। उनकी 2 मुख्य समस्याएं थी। क्या थी वो? पहली, ये कानून बहुत वेग और कंफ्यूजिंग था। ये लिखा हुआ नहीं था, बल्कि जजों के पुराने फैसलों यानी प्रेसिडेंट्स पर आधारित था। अच्छा। ये आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि कुछ एलीट वकीलों के लिए बनी एक स्पेशलाइज्ड साइंस जैसा था, जिसकी भाषा और तर्क सिर्फ वही समझ सकते थे। ये तो कमाल है। मतलब वो कह रहे थे कि सदियों से चला आ रहा कॉमन लॉ सिस्टम ही फ्लॉड है। ये तो उस समय के लीगल एस्टैब्लिशमेंट पर सीधा हमला था। बहुत बड़ा हमला था। तो इसका हल क्या सोचा उन्होंने? सिर्फ आलोचना की या कोई ब्लूप्रिंट भी दिया? उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट दिया। बेंथम के लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। उनका मानना था कि कानून का असली मकसद सजा देना नहीं है, बल्कि अपराध को रोकना है। डिटरेंस। हाँ। और अपराध तभी रुकेगा जब लोगों को कानून की स्पष्ट एक्सपेक्टेशन होगी। मतलब उन्हें साफ साफ पता हो कि क्या गलत है और उसकी सजा क्या है। एग्जैक्टली। जब कानूनी धुंधला हो तो वो लोगों को गाइड कैसे करेगा? सही बात है। और उनकी दूसरी आपत्ति क्या थी? दूसरी समस्या थी अब्यूज ऑफ पावर का खतरा। अच्छा। चूंकि कॉमन लॉ पुराने फैसलों पर आधारित था, बेंथम इसे अंधविश्वासी मानते थे। उनका कहना था कि ये जजों को लीगल टिरनी यानी कानूनी निरंकुशता की ताकत देता है, कि जज अपनी मर्जी से व्याख्या करके कोई भी फैसला सुना सकते थे। बेंथम ने इसकी तुलना एक सर्प से की, जो कहीं भी अपना सिर घुसा सकता है। उन्होंने कहा कि ये डॉग लॉ है। डॉग लॉ? जैसे आप अपने कुत्ते को कुछ गलत करने पर मारते हैं,
वो अगली बार वो काम नहीं करता, लेकिन आपने उसे पहले से नहीं बताया था कि नियम क्या है। वाह। तो बेंथम एक ऐसी कानूनी व्यवस्था चाहते थे जो बिल्कुल पारदर्शी और तर्कसंगत हो। बिल्कुल। लेकिन कानून तो तभी काम करता है जब उसे लागू किया जाए, खासकर सजा के मामले में। क्या उनकी ये तर्कसंगत सोच जेल और सजा देने के तरीके पर भी लागू हुई? हाँ, और यहीं पर उनका सबसे मशहूर, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विवादास्पद विचार सामने आता है, द पैनोप्टिकॉन। पैनोप्टिकन, ये शब्द सुनते ही एक अजीब सी, थोड़ा डरावनी तस्वीर दिमाग में बनती है। ये था क्या? इसका डिजाइन बहुत सरल और बहुत चालाक था। कल्पना कीजिए एक गोलाकार इमारत की, ओके। जिसके किनारे किनारे कैदियों की सेल्स हैं और हर सेल इमारत के केंद्र की ओर खुली है, और ठीक बीच में एक इंस्पेक्टर्स टावर है। एक टावर बीच में? हाँ, टावर में बैठा इंस्पेक्टर हर सेल के अंदर कैदी पर नजर रख सकता है। सेल्स में बाहर से रोशनी आती है, इसलिए कैदी की हर हरकत टावर से साफ दिखाई देती है। लेकिन टावर के अंदर अंधेरा है या शीशे लगे हैं, इसलिए सेल में मौजूद कैदी ये कभी नहीं जान सकता कि इंस्पेक्टर उसे इस वक्त देख रहा है या नहीं। एक इनविजिबल ओमनी प्रेजेंस का एहसास, बिल्कुल। यानी एक अदृश्य सर्वव्यापी नजर का एहसास। सच कहूं तो ये सुनकर ही मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। ये तो किसी डिस्टोपियन नॉवल का सीन लगता है। लगता है। इसका मकसद क्या था? सिर्फ कैदियों को डराना? मकसद पूरी तरह से यूटिलिटी के सिद्धांत से जुड़ा था। पहला, यह सिस्टम बहुत एफिशिएंट था। एक या दो इंस्पेक्टर ही सैकड़ों कैदियों पर नजर रख सकते थे, जिससे कर्मचारियों का खर्च बचता। हाँ, और दूसरा, ये सुधार पर केंद्रित था। बेंथम का मानना था कि जब कैदियों को लगेगा कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है, तो वो खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। अच्छा, निगरानी का काम जेलर से ज्यादा खुद कैदियों के दिमाग में छोड़ दिया गया था। एग्जैक्टली। ये तो मनोविज्ञान का एक बहुत ही चालाक इस्तेमाल है। हाँ। मतलब सजा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हो रही है। हाँ, आप पर कोई हाथ नहीं उठा रहा, लेकिन आपका दिमाग ही आपका जेलर बन गया है। बिल्कुल। और यही इसकी सबसे असरदार और सबसे डरावनी बात भी है। बेंथम इसे सुधार का एक कुशल तरीका मानते थे। उनका प्लान था कि कैदियों से काम लिया जाएगा, जिससे जेल का खर्च निकलेगा और वो कोई हुनर भी सीखेंगे। अच्छा। लेकिन बाद में विचारकों ने इसे सत्ता के नियंत्रण का एक शक्तिशाली मॉडल माना। मतलब जहां लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि उन पर नजर रखी जा रही है या नहीं, बस इसका एहसास ही उन्हें काबू में रखने के लिए काफी है। बिल्कुल। एक मिनट, अगर ये निगरानी का सिद्धांत इतना इफिशिएंट है, तो इसे सिर्फ जेल तक क्यों सीमित रखा जाए? बेंथम की सोच को देखते हुए लगता है कि वो इसे हर जगह लागू करना चाहते होंगे। क्या ऐसा था? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। बेंथम का मानना था कि ये सिद्धांत किसी भी ऐसी संस्था पर लागू हो सकता है, कहीं भी। हाँ, जहां लोगों के एक समूह पर नजर रखने और उन्हें अनुशासित करने की जरूरत हो, जैसे अस्पताल, पागलखाने, स्कूल या फैक्ट्रियां। हाँ, ये उनके लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस बढ़ाने का एक यूनिवर्सल टूल था। लेकिन विडंबना ये है कि उनके जीवन काल में ये पैनोप्टिकन जेल कभी बन नहीं पाई। ब्रिटिश सरकार ने पहले हामी भरी, फिर सालों तक टालने के बाद प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। और इसका उन पर क्या असर पड़ा? इस योजना के खारिज होने से उन्हें बहुत गहरी निराशा हुई, और इसी अनुभव से उन्होंने सिनिस्टर इंटरेस्ट का सिद्धांत दिया। सिनिस्टर इंटरेस्ट? हाँ, उन्होंने महसूस किया कि समाज में शक्तिशाली लोगों के निहित स्वार्थ होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट्स, जो आम जनता के भले के खिलाफ काम करते हैं। उन्हें लगा कि उनका पैनोप्टिकन प्रोजेक्ट इसलिए फेल हुआ क्योंकि इससे जेल चलाने वाले प्राइवेट ठेकेदारों और अधिकारियों का नुकसान होता। तो एक हैप्पीनेस कैलकुलेटर, एक पूरी लीगल कोड और एक सब कुछ देखने वाली जेल, ये सब सुनने में बहुत मैकेनिकल और कोल्ड लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसानों को किसी मशीन के पुर्जों की तरह देखा जा रहा है। जाहिर है सब लोग बेंथम के प्रशंसक नहीं थे, और उनकी बहुत तीखी आलोचना हुई। सबसे बड़ी और पहली आलोचना टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी को लेकर थी, बहुमत की निरंकुशता। हाँ, आलोचकों ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशी के नाम पर किसी अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों का हनन किया जा सकता है। ये वो क्लासिक सवाल है, अगर 99 लोगों को खुशी देने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति को तकलीफ देना जरूरी हो, तो क्या यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से वो सही होगा? बिल्कुल। बेंथम के शुद्ध यूटिलिटेरियनिज्म में इसका जवाब हाँ हो सकता है, जो कई लोगों के लिए नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। और दूसरी बड़ी और शायद सबसे प्रभावशाली आलोचना उनके ही छात्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने की। अच्छा, मिल बेंथम का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन हाँ, लेकिन उनका मानना था कि उनके गुरु का खुशी का पैमाना बहुत सपाट और अधूरा है। किस तरह से अधूरा?
मिल ने कहा कि बेंथम सिर्फ खुशी की मात्रा क्वांटिटी देखते हैं, उसकी गुणवत्ता क्वालिटी नहीं। मतलब बेंथम के कैलकुलस में अगर पुष्पन, जो एक बच्चों का खेल है, उसे खेलने से उतनी ही देर तक उतना ही इंटेंस सुख मिलता है जितना कविता पढ़ने से, तो दोनों बराबर है। अच्छा, मिल इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने हायर और लोअर प्लेजर्स में फर्क किया। हायर और लोअर प्लेजर्स। हाँ, उनका मानना था कि बौद्धिक, भावनात्मक और नैतिक सुख यानी हायर प्लेजर्स, शारीरिक सुख हो यानी लोअर प्लेजर से हमेशा बेहतर होते हैं, भले ही उनकी मात्रा कम हो। It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. बिल्कुल, ये मिल का ही मशहूर कथन है। तो मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म में गुणवत्ता का आयाम जोड़कर उसे एक तरह से बचाया, उसे ज्यादा मानवीय बनाया। सही कहा। मिल ने ये भी कहा कि बेंथम इंसान के स्वभाव को समझने में चूक गए। उन्होंने इंसान को एक ऐसी मशीन की तरह देखा जो सिर्फ बाहरी सुख दुख के हिसाब से चलती है। जबकि मिल मानते थे कि इंसान के अंदर आत्मसम्मान, विवेक जैसी गहरी प्रेरणाएं भी होती हैं। हाँ, जिन्हें बेंथम ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और प्राकृतिक अधिकारों, नेचुरल राइट्स के बारे में बेंथम के विचारों की भी काफी आलोचना हुई। हाँ, उन्होंने फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन में दिए गए प्राकृतिक अधिकारों को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स कहकर खारिज कर दिया था। ऊंचे डंडों पर खड़ा बकवास। हाँ, बेंथम के लिए अधिकार कहीं से प्राकृतिक रूप से नहीं आते थे। वो मानते थे कि अधिकार सिर्फ कानून द्वारा दिए जा सकते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य यूटिलिटी बढ़ाना होना चाहिए। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बेंथम का सफर एक ऐसे सुधारक का सफर था जो हर चीज को तर्क और उपयोगिता के कसौटी पर कसना चाहता था। पेनॉप्टिकन जैसा उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, उनके कैलकुलस पर भी गंभीर सवाल उठे। तो फिर उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत उनके सफल या असफल प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी विरासत उन सवालों में है जो उन्होंने उठाए। कैसे? उन्होंने पहली बार ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी कि तुम जो कर रहे हो उसका आधार क्या है, क्या इससे लोगों का भला हो रहा है। अच्छा, लोकतांत्रिक जवाबदेही, सरकार में पारदर्शिता और स्पष्ट लिखे हुए कानूनों की जरूरत, ये सब विचार आज भी मॉडर्न गवर्नेंस की नींव में शामिल हैं। जब हम आज भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं तो क्या उसमें बेंथम की पारदर्शिता की सोच की झलक नहीं दिखती? निश्चित रूप से दिखती है। बेंथम का मानना था कि सरकार के कामकाज को जनता की नजरों से छिपाकर रखना ही सिनिस्टर इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है। उनका मानना था कि पब्लिक ओपिनियन सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल, इस लिहाज से वो अपने समय से बहुत आगे थे। उनकी विरासत इस विचार में है कि कानून और सरकारें लोगों की सेवा के लिए हैं और उनकी सफलता का पैमाना यही होना चाहिए कि वो लोगों की जिंदगी में कितनी खुशी और कितना कल्याण ला पा रही हैं। और हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जो बेंथम के सबसे विवादास्पद विचार से जुड़ा है। सोचने पर मजबूर करने वाले लहजे में बेंथम ने पेनॉप्टिकन जेलों के लिए डिजाइन किया था, लेकिन वो इस सिद्धांत को हर संस्था पर लागू करना चाहते थे। आज के डिजिटल युग को देखिए, जहां सीसीटीवी कैमरे, चेहरे पहचानने वाली तकनीक, सोशल मीडिया पर हमारी हर गतिविधि और हमारा इकट्ठा किया जा रहा डेटा, हम सब पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो क्या हम सब अनजाने में एक बहुत बड़े अदृश्य पेनॉप्टिकन में नहीं रह रहे हैं? और अगर हाँ, तो हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या ये निगरानी बेंथम की सोच की तरह ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए काम कर रही है, या किसी सिनिस्टर इंटरेस्ट की?